हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। आईक्यू शरण में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जो भी करंट अफेयर्स हैं उनके लिए मैंने एक क्वेश्चन सीरीज बनाई है और उसको आपको सॉल्व करना है, और आपको जो भी जितना भी आपका नंबर आए उसको हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, जिससे कि आपको ये भी रहेगा कि हाँ, मुझे अगली बार और अच्छा करना है और अच्छा परफॉर्मेंस करना है। तो जो भी आए, जितना भी आए, आप उसमें मेंशन करें और कहें कि मैं अगली बार और अच्छा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्योंगयांग इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन है साउथ कोरिया, दूसरा है नॉर्थ कोरिया, तीसरा है सिंगापुर, चौथा है मलेशिया। देखते हैं कि आपका मैपिंग कितना तैयार है। ये क्वेश्चन भी करंट से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि अभी ये बहुत न्यूज में है ये देश, क्योंकि उसने कई सारे काम किए हैं जो कि बहुत ही अलग, हमेशा ही काम किया करता है वो देश। तो इस वजह से ये न्यूज में है और ये करंट अफेयर्स में इसकी राजधानी पूछी ही जाती है। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। इसका आंसर जो है वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया अपने आप में इसका अपना ही रूल चलता रहता है। जुआरी ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज है। वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यानी जुआरी ब्रिज द सेकंड लार्जेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो आपके सामने ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा है गोवा, चौथा है जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इसलिए लिखा गया क्योंकि ये तीन तो स्टेट हैं, जो ऊपर वाले हैं वो स्टेट हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जो पहले आपका राज्य था उसके वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो आपका जो सही आंसर है उसको मैं बता रहा हूं। अब तक आपने आंसर दे लिया होगा। वो है आपका गोवा। गोवा आपका सही आंसर है। जो जुआरी ब्रिज है वो गोवा में बन रहा है। जुआरी नदी भी गोवा से होकर जाती है। तो आप इसको याद रखिएगा कि ये जो ब्रिज है वो दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज है, और ये गोवा में बन रहा है, जिसका नाम है जुआरी ब्रिज। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये है 13.2 किलोमीटर का है, ठीक है। और ये उत्तरी गोवा को दक्षिणी गोवा से जोड़ता है। अगर उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा की बात करें कि कौन कौन से शहर हैं, तो उसमें बम्बोलिम बम्बोलिम को जोड़ता है वेरेना से। ये बम्बोलिम को जोड़ता है वेरेना से, जो कि गोवा में ही स्थित है। और ये 13.2 किलोमीटर का ब्रिज है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये एक एडिशनल पॉइंट है जो कि एग्जाम में कभी कभार पूछ भी लेते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। इंडिया रिसेंटली साइंड अ कंप्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन विच कंट्री? भारत ने हाल ही में किस देश में व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा है ऑस्ट्रिया, तीसरा है यूएई, चौथा है बांग्लादेश। तो आपको इनके बारे में बताना है कि कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप लोग मन लगा के और थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिए। अगर मैं आपको एक हिंट दे दूं तो इसमें एक हिंट है कि ये आपका यूरोपियन कंट्री है। तो आप बताएं कि कौन सी यूरोपियन कंट्री इसमें श्रीलंका है, या ऑस्ट्रिया है, या यूएई है, या बांग्लादेश है। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रिया। भारत ने ऑस्ट्रिया के साथ ये समझौता हस्ताक्षर किया, इस समझौते पे हस्ताक्षर किया है। इससे पहले अगर बात करें तो मोबिलिटी के उस पे भारत ने कई देशों के साथ हस्ताक्षर किया, जिसमें फ्रांस है, यूके है, जर्मनी है, और फिनलैंड है। तो जो मोबिलिटी के लिए पहले देशों से साइन किया हुआ है वो है फ्रांस, यूके और जर्मनी और फिनलैंड। उसके बाद अब ऑस्ट्रिया के साथ भी कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे साइन किया है। तो आप इसको याद रखिएगा। और इसमें एक एडिशनल पॉइंट और है कि ऑस्ट्रिया में किसी विदेश मंत्री द्वारा 27 वर्षों में ये पहली यात्रा थी, और उसके बाद ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो आप ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली शुरू की? तो इसमें आपके ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है झारखंड। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कहां पे कानूनी सहायता रक्षा परामर्श यानी कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की शुरुआत की गई। आपका समय समाप्त हुआ। इसमें जो सही आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर।
तो जम्मू एंड कश्मीर में ये प्रणाली शुरू की गई है, ये काउंसिल शुरू किया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो आपके सामने ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 22। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में जो भी राइट है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच के और एक्सप्रेशन के, वो बताया गया है। अगर हम उसको और अच्छे से समझे तो आर्टिकल 19 का 2 इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता देता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच यूनियन मिनिस्ट्री कंडक्ट्स प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, यानी कि PMNAM? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित करता है? तो आपके सामने ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ MSME, यानी कि MSME मंत्रालय, जिसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के बारे में आप जानते होंगे, तो ये एक मिनिस्ट्री है, ये आयोजित करता है। या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय आपका ये करता है। या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय। तो इनमें से कौन सा आपका ये आयोजित करता है PMNAM? तो जो आपका राइट आंसर है, मैं उसको अब बता रहा हूं। जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उसने इसको आयोजित किया, यही आयोजित करता है इसको। और अगर बात करें तो 242 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे इसको आयोजित किया गया, और उसमें कई युवाओं ने पार्टिसिपेट किया, वहां पे इस मेले का लाभ उठाया, और उसमें कई सारी चीजें सीखने को मिली। तो ये जो मंत्रालय है यही आयोजित करता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड द फूड प्राइस इंडेक्स, यानी कौन सा संगठन खाद्य मूल्य सूचकांक FFPI प्रकाशित करता है? तो आपके सामने ऑप्शन है यूनिसेफ, दूसरा है FAO, और तीसरा है IMF, चौथा है वर्ल्ड बैंक। अगर आपने इन सब संगठन के बारे में आपने पहले से अगर कुछ पढ़ा होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसको कौन कर सकता है। तो आपका इसमें जो राइट आंसर है वो है FAO। ये जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो यूएन का ही एक पार्ट है, और इस यही प्रकाशित करता है फूड प्राइस इंडेक्स। यही हर जगह पे ट्रैक करता है कि इसका मतलब कि जैसे कोई खाने पीने की चीज़ें या फिर जो भी चीज़ें होती है एग्रीकल्चरल टाइप की, उसमें सारी चीज़ों को ट्रैक करता है, उनकी कीमतों को ट्रैक करता है, उसके बाद कंपेरिजन करके उनका रिजल्ट बताता है, पॉइंट बताता है कि हाँ पिछले साल से कितना अब हो गया इसका पॉइंट, और ऐसे ऐसे करके बताता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क विच वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है झारखंड, चौथा है महाराष्ट्र। तो आप इसको बताइए कि यहाँ ये कहाँ पे स्थित है, ये है आपका राष्ट्रीय उद्यान। मैं आपको गेस करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे कि अगर इसके बात कर लीजिए तो महानदी का जो मुहाना रहता है, यानी महानदी जहाँ अपना ड्रेन करती है वाटर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट वो भी यहीं पे पाया जाता है। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो टर्टल के लिए भी इसके कोस्ट बहुत फेमस रहते हैं, कि टर्टाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, प्रजनन करना होता है फिर रिप्रोडक्शन करना होता है, तो यही इसी के कोस्ट पे आते हैं। तो आप इसमें इस गेस के द्वारा आप बता सकते हैं कि ये कौन सा राज्य है। चलिए मैं आपको अब राइट आंसर बताता हूँ, जो कि है उड़ीसा। उड़ीसा में आपका भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि भितरकनिका नेशनल पार्क है। और इसके डिटेलिंग में बात की जाए तो इनमें जो पक्षियों की संख्या है वो पिछले साल से ज्यादा हुई है। यानी कि अगर पिछले साल की बात करें तो यहाँ पे 1,38,107, यानी 1,38,107 थी पहले संख्या, लेकिन इसके तुलना में इस वर्ष हो गई है, इस ईयर में हो गई है 1,39,959, यानी 1,39,959।
हो गई है इस टाइम पे। लेकिन अगर पिछले वर्ष की तुलना में बात करें इनके प्रजातियों की, तो इनके प्रजातियों की संख्या घट गई है। पहले इनकी प्रजातियों की संख्या थी 144 यानी कि 144 थी, लेकिन इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में इनकी संख्या 140 हो गई है। तो ये आप समझ सकते हैं कुछ जो इसमें है वो लुप्त प्राय हो गए हैं, यानी कि इंडेंजर्ड के कैटेगरी में आ गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट इन द कंट्री? तो आपके सामने ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है केरला, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो आप इसमें से बताएं कि कौन पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। आपका राइट आंसर है केरला। यही आपका पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य है। ये अपने आप में पहले से ही ये न्यूज़ में था और इसको कई सारे अवार्ड भी मिले हैं डिजिटल इंडिया के तौर पे, ठीक है। इसमें होता है कि गोल्ड और प्लेटिनम और ऐसे करके कई सारे अवार्ड्स होते हैं, तो इसको मिले हुए हैं। एक क्षीरसी पोर्टल है इनका, क्षीर श्री पोर्टल, उसके लिए इनको मिला है रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल। और डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट के लिए मिला है इनको प्लेटिनम, प्लेटिनम पदक मिला है, यानी प्लेटिनम मेडल मिला है। और जैसे डिजिटल वर्कशॉप मैनेजमेंट मतलब कि जो कार्य प्रणाली होती है इनकी डिजिटल तरीके से, तो उसके मैनेजमेंट के लिए, कार्य प्रबंधन के लिए इनको प्लेटिनम मिला है। और कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके लिए, जिला प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनको मिला है गोल्ड मेडल। तो ये कुल मिला के आप याद रखिएगा कि इनको ये मेडल मिले हैं, कि जैसे कि सिल्वर मेडल मिला है क्षीरश्री पोर्टल के लिए, उसके बाद डिजिटल वर्कशॉप मैनेजमेंट के लिए प्लेटिनम मेडल मिला है, उसके बाद कोएटम डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मिला है गोल्ड मेडल, यानी कि जो कोएटम डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसके प्रशासन प्रणाली के लिए इनको गोल्ड मेडल मिला है। तो आप ये भी याद रखिएगा केरल के बारे में। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023? तो किस संगठन ने विश्व जोखिम रिपोर्ट 2023 को जारी किया? तो वर्ल्ड बैंक आपका ऑप्शन है, दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तीसरा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और चौथा है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आपके इसमें से कौन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी करता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर है उसके बारे में बात करते हैं, वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है वही ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी करता है। तो आप इसको याद रखिएगा, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर कोई ड्रॉट का चीज़ हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स पे थोड़ा अपना जानकारी देता है, रिपोर्ट पेश करता है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, उसके लिए हम लोग क्या कदम उठा सकते हैं। तो ये इस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपनी लिस्ट जारी करता है, अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो कुल मिला के जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड अभी रिसेंट में जो भी घटनाएं हुई हैं और जो भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई। अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो वीडियो, इस पूरे सीरीज के दौरान आपका जो भी नंबर आया हो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और अगर आपको इसमें कोई एडिशनल जानकारी आपको पता हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि इसके बारे में आपको ये भी पता है, कि उड़ीसा के बारे में क्या आपको स्पेशल पता है, या फिर केरला के बारे में क्या पता है, गुजरात के बारे में। आप कुछ भी एडिशनल जानकारी भी उसमें लिख सकते हैं, जिससे कि अगर कोई भी अगर उस वीडियो के नीचे आए तो आप जैसे ऐसे जानकारी जब दिए रहेंगे तो उनको पढ़ने में भी और इंगेजिंग भी रहेगा लोगों को समझने के लिए कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए। तो आप ऐसे इस तरीके से थोड़ा पढ़ाई में एंगेज रहेंगे तो आपको आगे बढ़ने में और आसानी रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट तो मैं कहता हूँ कि ज़रूर किया करें, कि जिससे कि आपका जो भी आपका स्टेटस है आपको पता रहेगा और आपको और अच्छा करने का मन करेगा। और शेयर करने के बाद सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपको देता रहूँगा और आपको पता चलते रहेंगे कि हाँ अब ये नई अपडेट आई है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।